नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग कक्षा पाँचवीं का जो आंसर की था वो कर चुके थे। कक्षा पाँचवीं के होली हंगामा का जो पेपर हुआ था उसमें मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन किस ऑप्शन मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा ऑप्शन सही था, तो वो हम कर चुके थे। और हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ का। ठीक है, तो क्लास सिक्स्थ में अगर हम देखें होली हंगामा का जो पेपर हुआ था, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आपका पहला था वो था कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो दुनिया जानती है, हर हर मोदी घर घर मोदी। ठीक है, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, ठीक है, सिंह बाघ वगैरह नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। ठीक है, सिंह कहीं का नहीं है। अगर हम बाघ की बात करेंगे, ठीक है, तो बाघ कहाँ का है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, आगे कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी आप जानते हो, अब वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन यहाँ धारा 307 वगैरह हटने से, धारा 307 और ये हटने की वजह से क्या है कि जो जम्मू कश्मीर आपका राज्य था उसको दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और क्या नाम है, श्रीनगर में। ठीक है, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश मान लिए गए थे उस समय। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश अभी भी हैं। ठीक है, तो राज्यों की संख्या जो 29 थी वो घटकर कितनी हो जाती है? 28 हो जाती है। ठीक है, तो 28 राज्य कुल मिला के इस समय वर्तमान में है भारत में। ठीक, इनमें से त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है इसमें? ठीक है, मणिपुर नहीं है, मेघालय नहीं है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक, अब मणिपुर तो स्वयं एक राज्य है, मेघालय स्वयं एक राज्य है, तो ये राजधानी हो ही नहीं सकता, अर्थात अगरतला ही है। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी टोटल ऊंचाई आपके पास जो है 8,850 मीटर है। ये हर साल मतलब 8,848 के आसपास थी, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है। मतलब ये चूंकि वलित पर्वत है, वलित पर्वत मतलब घुमावदार ऐसे पर्वत होते हैं जो पृथ्वी के दो प्लेटों के मतलब जुड़ने की वजह से बनते हैं। तो ये एक प्रकार का वलित पर्वत है, और वलित पर्वत क्या होता है, हमेशा बढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये 8,850 मीटर है। ठीक है, हरे रंग के शीशे में देखने पर गुलाब कैसा दिखेगा? ठीक है, देखिए क्या होगा कि जब हरे रंग के शीशे में हम गुलाब देखेंगे तो गुलाब कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और जब हरे रंग के शीशे में, ये साइंस का क्वेश्चन है, जब हरे रंग के शीशे में देखेंगे तो हरा और लाल ये दोनों विरोधी रंग होते हैं, इसलिए रंग कौन सा दिखेगा? काला दिखेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपके पास छठवें का। केदारनाथ चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में? केदारनाथ जो चोटी है आप जानते हो, केदारनाथ जाते कहाँ है? उत्तराखंड में ही, उत्तर प्रदेश में है नहीं। ठीक है, नेपाल में है नहीं। ठीक है, अपने ही देश में है, उत्तराखंड में। भारत कब आज़ाद हुआ, अर्थात भारत की स्वतंत्रता कब हुई? भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो दुनिया जानती है 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। ठीक, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लगभग 2520 के आसपास ब्रह्मपुत्र की है, सॉरी 2525 क्या नाम है गंगा की, और लगभग 2500 से ज़्यादा, लगभग जान लो कि 2600 के या 2800 के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी मानी जाती है अपने इधर एरिया की, लेकिन चूंकि पूर्णतः भारत की नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो निकलती तिब्बत से है, और वो चलती हुई क्या नाम है, आती है इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका थोड़ा सा केवल हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए इधर क्या नाम है चला जाता है, बांग्लादेश होते हुए यहाँ चला जाता है, क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन पूरी नदी नहीं है जो मतलब भारत में बहती हो, थोड़ा सा उसका हिस्सा क्या है, भारत में प्रवाहित होता है। ठीक, तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर में है दूरी। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 23 जनवरी को ही हम क्या मानते हैं, 23 जनवरी को ही इनके जन्मतिथि के रूप में हम क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। अगला है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ठीक है, तो चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, क्या नाम है, फरवरी में हुआ था 1922 में। इसी से क्या हुआ था कि मतलब एक थाना था, थाने को मतलब जला दिया गया था किसानों के माध्यम से, मतलब विद्रोह चल रहा था उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए, तो उसी का एक कांड है। ठीक है, उसी की एक घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्वीकृत हुआ था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्वीकृत हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अब आगे जो अगला क्वेश्चन था आपका था, अर्थात 13वें का ऑप्शन बी सही है आपका। फाहियान कौन था? फाहियान डाकू, भिखारी या यात्री?
फाहियान एक विदेशी यात्री था, चाइनीज या चीन से आया हुआ एक यात्री था। चीन से ह्वेनसांग वगैरह आए थे, ठीक है। तो कई ऐसे चीनी यात्री प्राचीन भारत में या प्राचीन समय में भारत में आए, जो भारत में आकर क्या नाम है बौद्ध भिक्षु वगैरह का काम किया, अर्थात क्या नाम है बौद्ध ग्रंथ वगैरह की शिक्षा वगैरह लेते थे, अन्य मतलब बहुत से विषयों की शिक्षा यहाँ लेते थे, और उसके साथ साथ यहाँ आते थे और पूरे देश का भ्रमण करते थे, और यहाँ के बारे में क्या खास है, यहाँ के राजाओं के पास जाते थे, क्या खासियत है, उन चीज़ों को क्या करते थे, ये लिखते थे, ठीक है। फाहियान की एक रचना भी है फोयुकी, जिसमें भारत भ्रमण के बारे में इसने लिखा है। ह्वेनसांग आया था तो सीयुकी लिखा था, ठीक। आगे है, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था, ये वर्धन वंश का शासक था, इसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो क्या नाम है, ये कहाँ का शासक था? कन्नौज का, ठीक है। इसी की बहन का नाम था राजश्री। राजश्री एक नाटक भी है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे? ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ? गुजरात में है। तो आप ऐसे लग, गंगा, ठीक है, गुजरात में जाती नहीं है, यमुना गुजरात में जाती नहीं है, नर्मदा गुजरात में जाती है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुल लंबाई कितनी है? 182 मीटर कुल लंबाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। अर्थात आपका जो 17वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ठीक। कह रहा है अग्नि की खोज कब हुई थी? आग की खोज जो हुई थी आपकी पूरा पाषाण काल में हुई थी, जिसे पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। तो जो आग की खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी, और पहिए की जो खोज या पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक। अंतिम भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये भारत को स्वतंत्रता जब मिल जाती है, ठीक है, भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के बाद फिर ये क्या होता है, चला यही शपथ दिलवाता है महात्मा क्या नाम है उनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है बेंगलुरु शहर के संस्थापक कौन थे? बेंगलुरु शहर के जो संस्थापक थे ये नाद प्रभु कैम्पगोड़ा थे, ठीक है। अगला अर्थात 21वें का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कंठ कोकिला के नाम से किसको कहा जाता है? अभी 5वीं का जो हमने सॉल्व करवाया था तो उसमें देखोगे हमने वहाँ उसमें आया था क्या नाम है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, लेकिन कंठ कोकिला कहा जाए या फिर सुर कोकिला कहा जाए तो किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, ठीक। और कविता कृष्णमूर्ति ये भी एक प्रकार की गायिका है, ठीक है, गायिका ही है, लेकिन कहा किसको जाता है? लता मंगेशकर जी को। लगभग इन्होंने 17 से 18 भाषाओं में लगभग 35 से 40 हज़ार गाने गाए हैं, ठीक है। तो बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है। दालों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु इन लोगों को तो फांसी हो गई थी, और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। 20 और 24 का मासा अगर हमको निकालना हो, ठीक है, 20 और 24 का एलसीएम मासा क्या होगा? अर्थात एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो 20 और 24 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो 20 और 24 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 से हम 24 में भाग कर देंगे, 20 एक कम 20 क्या बचा? 4। जो बचा हुआ उसी से आप किस में भाग कर देंगे? 20 में। 4 पंचे 20। सबसे लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया? 4 से, अर्थात इसका मासा क्या हो जाएगा? अर्थात एचसीएफ हाईएस्ट कार्बन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4। -7 दिया है, -7 है, प्लस ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? ठीक है, प्लस हो जाएगा 5। देखो जब चिन्ह समान होते हैं, ठीक है, जब साइन इक्वल होते हैं तो इन लोगों को ऐड कर लिया जाता है। 7 से क्या हो जाएगा? 13, और ये चिन्ह इनके साथ ही, ठीक है, कहा जाता है कि अगर चिन्ह समान हो, ठीक है, तो जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही लिखते हैं जो इनके सामने है। उसके बाद फिर +5। ये माइनस में मान लो कि आप 13 रुपये कर्जे में हो, 5 रुपये आपके पास आ जाते हैं तो 5 दे दोगे, लेकिन फिर भी 8 रुपये आप कर्जे में ही रहोगे, मतलब इसके साथ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका B -8। कहा है 1.2 का गुणा 0.8 में करेंगे तो कितना होगा? देखो इसका जो करना होगा, जैसे 1.2 का गुणा हमको 0.8 में करना है तो डायरेक्ट गुणा कर दो, भूल जाओ कि आपके पास पॉइंट है। 12 क्या होता है? 96, आप जानते हो। अब पॉइंट के देख लो, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, यहाँ, अर्थात कितने डिजिट हो जाएंगे? 2, अर्थात पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे, अर्थात 0.96 आपका जो होगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 1 किलो चावल का मूल्य 12.5 रुपये है, अर्थात 12.50 रुपये है, तो 12 किलो चावल का मूल्य 1 किलो का इतना है, तो 12 किलो का क्या होगा? सीधा सा हम क्या करेंगे, 12 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 12 का गुणा 0 हम करेंगे 0 हो जाएगा। 12 पंचे 60 के 0 हासिल क्या हो जाएगा? 6। 12 दूना 24, 6 30 हो जाएगा हासिल 3, 12 कम 12 3 15।
दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, और दशमलव के बाद केवल 0 हो तो हटा देते हैं। क्या बचा आपके पास 150, अर्थात आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 150, ऑप्शन बी। 29वां क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 2 b बराबर 3 और तो 4a + 5b का मान निकालना है। ठीक है, a बराबर कितना है 2, आपको निकालना है 4a + 5b। देखो 4 और a में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 और b में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब 4 इंटू ए के प्लेस पे हम क्या वैल्यू रख देंगे, ए के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 2 + 5 इंटू बी के प्लेस पे वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 का। ठीक है, रख दीजिए। 4 दूना 8, 5 दिया 15। ठीक है, 15 और 8 क्या हो जाएगा 23। 4 2 8, 5 3 15 हो जाएगा। 15 और 8 को ऐड करेंगे क्या होगा 23 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 23। हियर इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि यदि 5y - 5, ये आपका इक्वेशन था 5y - 5 इज इक्वल टू 19 - 3y, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो जिसमें अचर पद जो होते हैं या चर पद जो होते हैं उनको अलग अलग कर ले। चर पद का मतलब क्या होता है, तो जो x या y वाले टर्म होते हैं उनको एक साथ कर लिया जाता है। 5y और -3y को इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस का 3y हो जाएगा बराबर, उधर 19 है और माइनस का 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, 5 और 3 ये जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 8y, और 19 5 क्या होगा 24। 8 देखो इधर y में क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, अभी यहाँ हुआ था ना, और अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या कर देगा डिवाइड। इक्वेशन का ये रूल होता है, इक्वेशन का मतलब होता है बीच में इक्वल लगा हुआ हो और बाकी दोनों पक्ष में दोनों तरफ में क्या नाम है कुछ ना कुछ संख्याएं या कुछ लिखा हुआ हो। इससे ये क्लियर होता है कि ये दोनों जो टर्म लिखे हुए हैं बराबर के इधर और बराबर के उधर, लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा 8 इधर, अर्थात जो भी इधर, जैसे मान लो कि इधर हम प्लस करेंगे तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा तभी इक्वल होंगे, अर्थात इधर माइनस हो रहे हैं तो उधर जाएंगे क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। तो 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा 8 में, और 8 3 24, 8 3 क्या होगा 24। y बराबर कितना हो जाएगा 3, अर्थात y की वैल्यू क्या होगी 3। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य 750 रुपये, क्रय मूल्य मतलब जिसको इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे थे उनके लिए तो कास्ट प्राइस हो जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर क्रय मूल्य आपको कितना दिया है 750 रुपये, अर्थात कास्ट प्राइस आपका कितना है, कास्ट प्राइस आपका है 750 रुपये। और उसके बाद फिर कह रहा है विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस आपका कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 1000। आप ही खुद सोचो कि आप 750 रुपये में कोई सामान खरीद कर लाते हो, 1000 रुपये में उसको आप बेच देते हो। ठीक है, तो 750 रुपये में आप खरीद के लेके आए, 1000 रुपये में आप बेच दिए, तो आपको लाभ कितने का हुआ घटा लेंगे 1000 में से 750 अगर हम माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 250 रुपये। 250 रुपये आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। कहाँ है 250 250 250 ये है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 तक हमारा हो गया है, 31 का ऑप्शन क्या सही है आपका सी। देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो अगला क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स का। एक व्यक्ति किसी बैंक से 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, वह 2 वर्ष पश्चात बैंक को कितना धन लौटाएगा। मतलब ये 5000 रुपये का लोन लेते हैं, अर्थात प्रिंसिपल क्या हो जाता है आपके पास, ये सिंपल इंटरेस्ट से का आपका क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, अर्थात प्रिंसिपल आपका क्या हो जाता है कितना 5000। ठीक है, अर्थात मूलधन कितना है 5000, टाइम कितना है समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, 2 ईयर्स है, और उसके बाद फिर रेट क्या है आपका, रेट आपका है 5%। ठीक है, अब यहाँ आपको ठीक है सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा P × R × T अपान क्या होता है 100। भाई साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 करते हैं। मूलधन कितना है आपके पास 5000, गुणे दर कितना है आपके पास 5%, और समय कितना है 2, और बटे में क्या होगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूना 10, और 10 का गुणा 50 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। 500 इसका तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट जो इसका होगा अर्थात साधारण ब्याज जो होगा 500 हो जाएगा। 500 लिया था 500 और ब्याज दे देगा। ठीक है, अर्थात कुल मिला के कितना देगा ये 5500 रुपये बैंक को इनको वापस लौटाना पड़ेगा 2 साल बाद, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस कितना दिया है r = 5.5, आपको निकालना है इसका व्यास d निकालना है। d = क्या होता है 2r, अर्थात जो व्यास होता है
जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, अर्थात रेडियस का 2 गुना होता है। अर्थात 2 में अगर हम गुणा करवा देंगे 5.5 का, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 11.0 मतलब 11 आ जाएगा। आपका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक, एक वर्ग का परिमाप क्या होता है? कोई अगर स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा। ठीक है, परिमाप। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक, अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें कुछ दिक्कत थी, ये शायद हमें लगता है मिसप्रिंटिंग की वजह से यहाँ प्लस होना था माइनस हो गया था। ठीक है, तो मिसप्रिंटिंग की वजह से अगर आप लोगों ने गलती किया है तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं तो लगभग मैक्सिमम पेपर्स में मिसप्रिंटिंग हुई है। ठीक है, जहाँ प्लस होना था वहाँ माइनस हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो नंबर है चाहे सभी को दे दिया जाएगा या तो किसी को नहीं दिया जाएगा, मतलब अगर हटाया जाएगा तो सभी में से, क्वेश्चन को गलत मान के अगर हटाया जाएगा तो सभी में से, अगर जोड़ा जाएगा तो सभी में जोड़ा जाएगा। ठीक, आगे है 2.2 का होल स्क्वायर। इसका हमको होल स्क्वायर करना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 बार 2.2 का गुणा अगर 2.2 में फिर से 2.2 का गुणा 2.2 में हम फिर से करवा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.84। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अर्थात 4.84 4.84, जहाँ ऑप्शन होगा आपका वही सही हो जाएगा। आगे है, इसमें से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इसका मतलब ये होता है ऐसी संख्या, ऐसी नंबर जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, किसी अन्य संख्या से ना कटे। इसमें से केवल एक ही संख्या है जो 151 है। ठीक, निम्न में से शुद्ध शब्द होगा। शुद्ध शब्द कौन सा, अर्थात जो सही से लिखा गया। रावण नहीं, रावण होता है, यहाँ अड़ा होगा। वाड़ी नहीं, वाणी होता है। ठीक, और उसके बाद फिर दुष्कर, दुष्कर यहाँ सही शब्द है। ठीक है, अब वो कह रहा है देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देवधन इंद्र। ये स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ठीक है, आगे है बदबू में बद क्या है? देखो, बद और बू को 2 भागों में तोड़ दें, बद और बू। बू का मतलब होता है गंध, बू का मतलब क्या होता है, गंध होता है। और बद, बद आगे, बद का मतलब होता है जो गंध सही ना हो। ठीक है, अर्थात इसी को बदबू कहेंगे। ठीक है, अर्थात बुरी गंध वाला। ठीक है, तो बद जो आगे लगा हुआ है ये उपसर्ग है। ये क्या है, उपसर्ग। आगे जो जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो वो उपसर्ग हो जाता है, अगर पीछे जुड़ता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। ठीक, अमनी का विलोम शब्द क्या होगा? अमनी का क्या होगा, अंबर। अमनी का मतलब होता है पृथ्वी, तो इसका विलोम क्या होगा, आकाश। ठीक, आगे है नीरज का अर्थ क्या होगा? नीरज, नीरज कमल का पर्यायवाची, अर्थात इसका अर्थ भी कमल से लिया जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है कि राम इज अ गुड बॉय, फाइंड द एडजेक्टिव। ठीक है, अब गुड बॉय नाउन या प्रोनाउन को जो पोजेस करें या फिर मतलब पोजीशन दें, या फिर नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करें या क्वालिटी दें, वो ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसमें से एडजेक्टिव कौन है, गुड। इसमें से एडजेक्टिव कौन है, गुड। ठीक, आगे कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड अर्थात सही स्पेलिंग लिखी हुई है? तो इसमें से पहला ऑप्शन केवल सही है आपका, रॉन्ग का। ठीक है, बाकी रॉन्ग की ये और ये स्पेलिंग क्या है आपकी, गलत है। अगला क्वेश्चन है द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी इज। कोई भी मतलब वर्ड हो, अगर उसके लास्ट में वाई आ जाता है, ठीक है, जैसे हमने लिखा बेबी। ठीक है, तो बेबी मतलब बच्चा। अब इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो वाई हट जाएगा और आई ई यस हो जाएगा। इसी तरीके से लेडी का होता है, जब हम वाई हटाएंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई हट के क्या हो जाएगा, आई ई यस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड कोई भी आएंगे जिसमें लास्ट में वाई आ जाए, जिसमें लास्ट में क्या हो जाए, वाई। लेकिन हाँ, वाई लास्ट में आए और ई के उच्चारण में, जैसे हम अगर बेबी लिखेंगे तो बड़ी का मात्रा है, लेडी लिखेंगे तो बड़ी ई का मात्रा है। लेडी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अर्थात अगर ई के उच्चारण के रूप में आता है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा के रूप में लास्ट में लिखा गया है और वाई लगा हुआ है, तब आई ई एस होगा, अन्यथा क्या होगा, नहीं होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिखे प्ले, क्या लिखे, प्ले। अगर इसमें एस एस जोड़ना होगा तो क्या केवल एस जोड़ेंगे, वाई हटा के आई ई एस नहीं जोड़ा। क्यों, क्योंकि ई के अर्थ में नहीं है प्ले, ये ई के अर्थ में नहीं है। अब यहाँ क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन सही होगा LADIES, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला थर्ड फॉर्म ऑफ फीड। फीड का जो थर्ड फॉर्म, फेड हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, चाहे थर्ड फॉर्म ले चाहे सेकंड फॉर्म। ठीक है, फाइंड द प्रेडिकेट दे केम। दे केम एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें हमको प्रेडिकेट निकालना है। प्रेडिकेट का मतलब वो होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, कर्ता क्या है, दे है, दे के बाद जो भी बचता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपको प्रेडिकेट हो जाएगा। अर्थात इसमें केम क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अर्थात ऑप्शन बी आपका सही होगा। कह रहा है आई हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जब आ जाता है, आफ्टर और बिफोर वाला अगर सेंटेंस आ जाता है, तो अगर बिफोर लिखा हुआ है तो हैड पहले लगा होता है, अगर
आफ्टर लिखा हुआ है तो हेड कहाँ लगा होता है, बाद में लगा होता है। अगर हेड पहले लिखा होता है, जो सेकंड में बिफोर के बाद जो भरा जाएगा वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा है, यू केम है, ठीक। अर्थात ऑप्शन ये आप सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है, द कैट इज डॉट डॉट द मैट, ठीक है। यहाँ 3 ऑप्शन थे आपके पास, इन, अंडर, ऑन, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन थे इन और उसके बाद फिर अंडर और उसके बाद फिर ऑन, ठीक है। द कैट इज ऑन द मैट, अर्थात मैट अर्थात चटाई के ऊपर क्या है, कैट है, अर्थात बिल्ली है, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। ये था आंसर कि आपका क्लास 6 का, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा किए होंगे, और जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो जितने भी हैं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल पेपर ही आंसर की ही इस पर दिया जाएगा, और भी चीज़ें इस पर क्या होंगी आपको मिलेंगी। धन्यवाद।